हिस्ट्री एक काफ़ी लंबा-चौड़ा सिलेबस होता है इसका और हम लोगों ने भी कोशिश की पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपको करवाई जाए। आज के लेक्चर में हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार और इसके साथ-साथ जो आगे राष्ट्रकूट वगैरह आएँगे, उनको भी एक बार देखेंगे। यानी इससे पहले लगभग 9 से 10 लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री के आ चुके हैं। वो आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट और रिव्यूज़ भी दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होती हैं, सबके आपको मिल जाएँगे। तो आइए पाल वंश को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाल वंश की अगर शुरुआत करी जाए तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। यानी पाल वंश के संस्थापक के रूप में गोपाल का नाम आता है, जिसका कार्यकाल 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक रहा था। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में, अगर डेट पूछी जाए, डेट अगर आपको जाननी हो तो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। गोपाल के बाद इसका पुत्र धर्मपाल इस गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल, अगर धर्मपाल का कार्यकाल देखेंगे तो धर्मपाल का कार्यकाल 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक रहा है और उसी तरीके से आगे जाकर के धर्मपाल के बाद देवपाल और इस तरीके से राज्य आगे बढ़ता रहा। यह जो धर्मपाल था, इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। धर्मपाल ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी बौद्ध धर्म का वह अनुयायी बना। इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की थी। धर्मपाल के बाद इसका पुत्र देवपाल राजा बना और यह इस वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था। याद रखिएगा, देवपाल जो है वो पाल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा कहलाया है। उसी ने ही प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज को हराया था। इसके समय जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना एक दूत मंडल इसके दरबार में भेजा था। ये एक बहुत शक्तिशाली राजाओं के रूप में इसको माना गया और ये कहा जाता है कि इसके समय में पाल वंश का जो साम्राज्य था, जो विस्तार था, जो शक्तिशाली सेनाएँ थी, वो अपने चरम के ऊपर थी। इसकी मृत्यु के बाद वर्षों बाद महिपाल शासक हुआ। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। अब एक अगर संस्थापक होता है तो इसका मतलब द्वितीय संस्थापक की अगर बात आती है तो फिर वो व्यक्ति और महत्वपूर्ण होता होगा, कोई ना कोई काम उसका फेमस रहा है। तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक जो है वो महिपाल के रूप में रहा है। संध्याकर नदी रामपाल के दरबार में वो रहे संध्याकर नंदी रामपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने रामचरित नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। जिमुत वाहन नामक विद्वान ने दाय भाग नामक कानूनी ग्रंथ की रचना की थी। इस काल के अंदर जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इसी काल के दौरान शिक्षा की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहीं पर की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला धर्मपाल ही था, जो पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना गया। इसमें अंतिश दीपांकर, श्रीज्ञान जैसे महान विद्वान भी थे। सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। अंतिम रूप से बौद्ध धर्म ने यहाँ पर संरक्षण प्राप्त किया। यानी पाल वंश के जितने भी राजा थे, चाहे वो गोपाल हों, चाहे धर्मपाल हों, चाहे देवपाल हों, चाहे फिर उसके साथ-साथ दूसरे सेकंड कैटेगरी के जो सेकंड समय पे जो आए, वो सारे ही लोग जो हैं, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म को ही इनके राज्य में पूर्णतः संरक्षण प्राप्त था। अब पाल वंश के बाद बात आती है गुर्जर और प्रतिहार वंशों की। खास करके प्रतिहार वंश से आप यहाँ पर शुरू करते हो। प्रतिहारों का ही दूसरा नाम जो है वो गुर्जर प्रतिहार माना जाता है। आमतौर पर प्रतिहार साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था, वहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो वास्तविक संस्थापक जो है वो भोज था। भोज, भो, जय।
भोज। पाल वंश के बाद प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, वो भोज नाम का राजा था। उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में वैसे हुई थी और इसकी स्थापना करने वाला नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम याद रखिए, संस्थापक के रूप में तो इसको माना जाता है, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आएगी, तो फिर आपका जो महान व्यक्ति माना जाता है, जिसको हम लोग महानतम राजा भी इस वंश का कहते हैं, वो फिर भोज रहेगा। वत्सराज तृतीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक था। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इसका पुत्र मिहिर भोज, ये नाम आ गया, सबसे शक्तिशाली राजाओं में माना जाता है और इसी को वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर भी कहते हैं। इसका पुत्र किसका? नागभट्ट का। मिहिर भोज महत्वपूर्ण शासक हुआ। यह कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान, शक्तिशाली और वास्तविक संस्थापक राजा कहलाया। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। ग्वालियर का जो अभिलेख है, उसके अंदर मिहिर का वर्णन मिलता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी रहा और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आमतौर पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मिहिर भोज ने वराह, ये याद रखेंगे, वराह, वराह मिहिर इसीलिए कहा गया है इसको। इसने वराह की उपाधि धारण की और स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया। इसके समय में अरबी यात्री सुलेमान, याद रखेंगे, अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के समय भारत आया। सुलेमान के अनुसार भारतीय शासकों में मिहिर भोज के पास सबसे बड़ी सेना थी। सुलेमान ने इसे इस्लाम का शत्रु बताया। महेंद्र पाल ने अपने पिता मिहिर भोज के राज्य को सुरक्षित रखा। यानी मिहिर भोज का जो बेटा था महेंद्र पाल, उसने उसके बाद गद्दी ग्रहण की और उसने अपने पिता का जो साम्राज्य था, उसने उसको सुरक्षित रखा और काफ़ी समय तक उसको आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में भी वो लगा रहा। भोज जो है, वो कहते हैं कि विष्णु का भक्त था और उसे आदि वराह व विरुद्ध आदि वराह और विरुद्ध धारण किया हुआ था। उसने गुर्जर प्रतिहार ग्रंथ को अल जुजुर के नाम से भी फेमस रूप से माना गया और यह चर्चा गुजरात की यात्रा के दौरान बगदाद निवासी अल मसूहीन के समय काफ़ी चर्चा में रही थी। ये कहा जाता है कि वराह मिहिर की जो फ़ौज थी, वो 4 चमूओं में बँटी हुई थी। चमूओं को यहाँ पर डिवीज़न कहा जाता है। प्रत्येक समूह में 7 से 9 लाख लोग हुआ करते थे। आप सोच सकते हो कि 7 से 9 गुणा 4 अगर देखोगे तो लगभग 35 लाख, 35 से 40 लाख तक की सेनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता था इस समय के अंदर भी। ये तो था आपका प्रतिहार और गुर्जर में। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे, जो राजकवि तथा गुरु दोनों थे। राजशेखर ने कर्पूरी मंजरी नामक नाटक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की और काव्य मीमांसा नामक काव्य साहित्य की रचना संस्कृत में की थी। महिपाल के समय बगदाद निवासी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अल मसूदी, ये याद रखेंगे, अल मसूदी कौन था? अल मसूदी एक बगदाद का निवासी था जो महिपाल के समय में 916 ईस्वी में भारत आया था और इसी ने ही गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर, ये मैं वर्ड यूज कर देता हूँ क्योंकि आगे जाकर के अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे शब्द। मैं लिख देता हूँ इसको, अ, अल, ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। अल जुजूर, अल जुजूर कह सकते हैं इसको। अल जुजूर उसने कहा था गुर्जर प्रतिहार वंश को बगदादी निवासी अल मसूदी के द्वारा, जो 916 ईस्वी में महिपाल के समय में यहाँ आया था। फिर नाम आता है राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट, इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएँगे। अब ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चनों को। बात कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना हुई थी, वो किस वंश की समाप्त होने के साथ हुई? चालुक्य वंश के। स्थापना करने वाला कौन था? दंती दुर्ग। किसकी हार हुई थी इसमें? कीर्ति
वर्मन द्वितीय की, जो किसका आखिरी राजा था? चालुक्य वंश का। डेट अगर पूछी जाए तो आंसर होगा 753। इनकी राजधानी जो है वो मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ थी। संस्थापक दंतिदुर्ग था। वर्ष पूछा जाए 753। किस वंश को हराकर हुई? चालुक्य वंश को। और राजा था कीर्तिवर्मन सेकंड, जिसको हराया गया था। किर्सन प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों का जो समय था वो मंदिरों के लिए बहुत फेमस माना गया है। राष्ट्रकूटों का हो या बाद में चोलों का हो, ये समय भारत में मंदिरों के लिए बहुत फेमस भी रहा था। काफी हद तक यहाँ पर इन चीजों का निर्माण भी हुआ था। गोविंद तृतीय, जो बहुत फेमस राजा था राष्ट्रकूट वंश का, उसने दक्षिण के अनेक शासकों को पराजित कर इसने कीर्ति नारायण की उपाधि, ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, कीर्ति नारायण की उपाधि किसने धारण की थी? गोविंद तृतीय ने धारण की थी। बहुत सारे साउथ के राजाओं को इसने हराया था। अमोघ वर्ष देवी का भक्त था तथा बाद में जैन धर्म का अनुयायी बना और अंतिम समय में जैन सन्यासी हो गया। अमोघ वर्ष प्रथम एक कवि भी था। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग तथा प्रश्नोत्तर मालिका की रचना भी की थी। तो ये आपके लिए यहाँ पर खास करके राष्ट्रकूटों के बारे में वर्णन हो सकता है। राष्ट्रकूटों की अगर और डिटेल में बात की जाए तो चाहे वो महिपाल जैसे राजा हों या फिर राजा कृष्ण तृतीय हों, ये काफ़ी फ़ेमस रहे हैं। और राजा कृष्ण तृतीय तो इस वंश का आखिरी राजा हुआ करता था। कृष्ण ने अलग-अलग समय पर कई सारे दूसरे राजाओं के साथ भी युद्ध करने की कोशिशें की थी। तो ये रहेगा आपका खास करके जिसको आप राष्ट्रकूट वंश बोलते हो, तो ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पर हो जाएँगे। पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, आने वाले सभी लेक्चर्स के साथ हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही था।